डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट, दैट इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो यहां पर हम लोगों को जो देखना है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन टू डीसी डीसी कन्वर्टर्स, देन विल डिस्कस control strategies, then we'll discuss buck converters, boost converters, buck boost converters, analysis of buck converters, and at last we'll discuss SMPS, that is switched mode power supply, that is switched mode power supply। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स क्या है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट, अभी तक आप लोगों ने डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। अब पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उन सारे डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एप्लीकेशंस है। यानी हमने मॉसफेट पढ़ा था, हमने थायरिस्टर पढ़ा था, हमने बीजेटी पढ़ा था। हम लोगों ने जितने भी डिवाइसेस को देखे थे, उन सारे डिवाइसेस का यहाँ पर अब एप्लीकेशंस है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेशंस कैसा होता है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बतलाया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एप्लीकेशंस होता है, वो एप्लीकेशंस होता है कहीं न कहीं हम लोग, हमारे पास जो वोल्टेज अवेलेबल रहते हैं, उस वोल्टेज को हमें दूसरे फॉर्म में चेंज करना होता है, या फिर उसी फॉर्म में उसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकें। सपोज हमारे पास 230 वोल्ट एसी दिया गया है, हम क्या कर सकते हैं, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग उसी एसी को वेरी कर सकते हैं। वेरी करने का मतलब 230 वोल्ट को 330 वोल्ट कर सकते हैं, उसे 100 वोल्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं एसी की। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास अब सारे एप्लीकेशंस को हमें वन बाय वन देखना है। उसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो हम लोग देखते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स क्या होता है। तो डीसी टू डीसी, इसका मतलब समझिए, जो पहला पार्ट दिया गया इनपुट और दूसरा पार्ट आउटपुट। यानी हमारे पास कहीं डीसी सप्लाई अवेलेबल है, हमारे पास डीसी सप्लाई अवेलेबल है। अब क्या कह रहा है, ये डीसी सप्लाई को किसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर में आप पास कराएंगे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। ये क्या करेगा, ये अब क्या करेगा, यहां से किस तरह का आउटपुट देगा, ये वेरिएबल डीसी आउटपुट देगा, ये वेरिएबल डीसी आउटपुट देगा। दैट मीन्स यू कैन से डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स आर द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी। अब देखिए, ये जो डीसी हमारे पास पहले था, ये फिक्स डीसी था, इसकी वैल्यू फिक्स थी, सपोज इट इज 200 वोल्ट। अब ये वेरिएबल डीसी क्या कर रहा है, ये वेरिएबल डीसी का मतलब हमें ये 100 वोल्ट भी दे सकता है, हमें ये 300 वोल्ट भी दे सकता है। यानी कि इस वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकता है और स्टेप अप भी कर सकता है। सो दीज आर कॉल्ड डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। और हम देख लेते हैं कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स का कहां पर यूज होगा। देखिए, हमारे पास जहां भी वेरिएबल डीसी वोल्टेज की जरूरत होगी, उन सारे वेरिएबल डीसी वोल्टेज में हमारे पास डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स का यूज किया जाएगा। तो जब वेरिएबल डीसी की हम बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल डीसी कहां चाहिए होता है। मान लीजिए आपके पास एक डीसी मोटर है। अब आप डीसी मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा डीसी मोटर दिया हुआ है, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, आप क्या करोगे, आप कहीं कहीं जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, मान लीजिए कि इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी। सो इफ एनी हाउ यू कैन मैनेज टू चेंज द डीसी वोल्टेज, देन इट्स स्पीड कैन इजिली बी चेंज्ड। तो हमें डीसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स लगाएंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर दिया गया है, और ये एप्लीकेशन समझ लीजिए मोस्टली क्या है, स्पीड कंट्रोल है। देखिए, एप्लीकेशंस है ट्रॉली कार्स में, मैरीन वाइस्ट्स में, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स में, माइन हॉलर्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। क्लियर। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के।
क्लियर, यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स का। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। इट हैज बीन डिवाइडेड टू टू टाइप्स। तो इन दोनों टाइप्स को हम लोग देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा कंट्रोल स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो हमें दिया गया है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला हमारा एसी लिंक चॉपर, एसी लिंक चॉपर, और दूसरा हमारा डीसी टू डीसी चॉपर, डीसी टू डीसी चॉपर या डीसी चॉपर इसे कह सकते हैं। यानी हमारे पास दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, एसी लिंक चॉपर और दूसरा डीसी टू डीसी चॉपर। तब एसी लिंक चॉपर किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं। अभी समझिए कि आपने दो डिवाइसेस के बारे में बहुत अच्छे से फेमिलियर है, हालांकि आपने अभी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी जानते हैं। एक रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं आप। रेक्टिफायर का क्या काम है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और दूसरा आप लोग जो आपके घरों में इन्वर्टर्स का यूज होता है, उस इन्वर्टर के बारे में जानते हैं, ये डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। क्लियर। अब हमारे पास कोई एक डीसी सप्लाई दिया हुआ है, हमारे पास कोई एक डीसी सप्लाई दे, हमें कह दे कि भैया ये 200 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, आप इसे किसी तरह से 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके हमें दो। 200 वोल्ट डीसी को 300 डीसी में कन्वर्ट करके दो। तो अभी जो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का अगर आप देखें, उसका अगर इस्तेमाल करें, आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे ठीक है भाई, हमारे पास डीसी दिया हुआ है 200 वोल्ट, हम क्या करेंगे इसको एक इन्वर्टर लेंगे, इन्वर्टर, और इस इन्वर्टर की मदद से हम क्या करेंगे, इसे एसी में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम एसी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अब चूंकि वोल्टेज को बढ़ाना है, हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ले लेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ले लेंगे। ट्रांसफॉर्मर की जानकारी आपको है, तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ले लेंगे, और ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इसे कुछ अलग वोल्टेज लेवल पर चेंज कर देगा। और चूंकि हमें डीसी चाहिए, हम लोग अब क्या ले लेंगे, रेक्टिफायर ले लेंगे। ये हम लोग रेक्टिफायर ले लेंगे, ये रेक्टिफायर करेगा, इसे डीसी में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीसी टू एसी कन्वर्जन, डीसी टू डीसी कन्वर्जन हुआ। इसी पार्ट को कहा जाता है एसी लिंक चॉपर, एसी लिंक चॉपर, एसी लिंक चॉपर। दरअसल जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स होता है उसे चॉपर कहा जाता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स को ही चॉपर कहा जाता है। ये बतला रहा है कि एक ऐसा चॉपर जो कि कहीं कहीं एसी पार्ट से लिंक कराकर इसने कन्वर्जन कर दिया। तो ये हमारा एसी लिंक चॉपर है। लेकिन आप समझ सकते हैं, इन्वर्टर लोगे, फिर आप ट्रांसफॉर्मर लगाओगे, फिर रेक्टिफायर लगाओगे, इसलिए इस प्रोसेस से आपको नहीं जाना है, बस ये आपको समझने के लिए बतलाया गया है। हम लोग दूसरा प्रोसेस देखते हैं, डीसी टू डीसी चॉपर। तो डीसी टू डीसी चॉपर क्या है, लिखिए आप डीसी टू डीसी चॉपर, और डीसी चॉपर लिखिए या सिंपली चॉपर लिखिए, सिंपली भी चॉपर लिख सकते हैं। तो देखिए डीसी चॉपर्स आर द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, डीसी चॉपर्स आर द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस that converts fixed DC to variable DC directly, that converts fixed DC to variable DC directly। यानी कि ये क्या करेगा कि हमारे पास कोई डीसी दिया गया है, इस डीसी को हम क्या करेंगे, इस फिक्स डीसी को हम लोग क्या करेंगे, ये फिक्स डीसी को हम चॉपर से पास कराएंगे, ये हमारा है चॉपर, और इस चॉपर से पास कराने के बाद हम क्या मिलेगा, हमें वेरिएबल डीसी मिलेगा, वेरिएबल डीसी मिलेगा। अब आप ये कह सकते हो कि एक फिक्स डीसी को आपने वेरिएबल डीसी में चेंज कर दिया, वो भी स्टेप अप कर सकते हो और स्टेप डाउन कर सकते हो। आप कर सकते हो कि चॉपर इज इक्विवेलेंट टू डीसी, ये कहीं कहीं डीसी इक्विवेलेंट है एसी ट्रांसफॉर्मर की। डीसी चॉपर्स आर डीसी इक्विवेलेंट टू एसी ट्रांसफॉर्मर्स।
एसी ट्रांसफॉर्मर्स क्या करता है, वो हमें एसी ट्रांसफॉर्मर्स हमें क्या करता है, वो हमें कहीं न कहीं जो हमारे पास एसी ट्रांसफॉर्मर्स, जो हमारे पास एसी वोल्टेज होता है, उस एसी वोल्टेज का लेवल चेंज करता है, उसे बदल देता है। तो यहां भी क्या कर रहा है, फिक्स डीसी यानी कि चॉपर यही काम कर रहा है। क्लियर, ये रहा हमारा चॉपर के बारे में। अब हम लोग चॉपर को कैटेगराइज करें, चॉपर को कैटेगराइज करें तो यहां पर हमें मिलेगा पहला स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। दूसरा हमें मिलेगा स्टेप अप चॉपर, स्टेप अप चॉपर। तीसरा हमें मिलेगा यहां पर स्टेप अप या स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप अप या स्टेप डाउन चॉपर। ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर्स हमें मिल रहा है, स्टेप अप। अब देखिए दूसरी बात, आपने अभी सिलेबस में दिया था कि चॉपर का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ था। नाम क्या था, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर। तो बेसिकली स्टेप डाउन चॉपर जो होता है, स्टेप डाउन चॉपर में स्लाइट मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो बक कन्वर्टर बनता है। यहां से आप स्लाइट मॉडिफिकेशन के बाद बक कन्वर्टर बनेगा। दूसरा है स्टेप अप चॉपर, इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये बूस्ट कन्वर्टर बनेगा। और तीसरा है स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर, ये बक बूस्ट कन्वर्टर बनता है, बक बूस्ट कन्वर्टर बनता है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि क्या स्टेप डाउन चॉपर्स और बक कन्वर्टर्स दोनों सेम है, आप उन्हें आंसर कर सकते हो कि देखो बक कन्वर्टर भी वही करता है जो स्टेप डाउन चॉपर करता है, जो कि डीसी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दे रहा है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझिए आप, डिफरेंस है हमारे पास जो चॉपर हम पढ़ रहे हैं, चॉपर से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आप जब अभी मैं आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म दिखाऊंगा तो वो आउटपुट वोल्टेज काफी ब्रेक क्या हुआ मिलेगा डीसी का। उस आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म को स्मूथ बनाने के लिए, उस आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं, यानी कुछ एलसी कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है चॉपर सर्किट के साथ। तो उसको जब आप मिक्स करेंगे चॉपर प्लस फिल्टर, चॉपर प्लस फिल्टर, तो यहां से हमें मिलता है बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर या फिर बक बूस्ट कन्वर्टर। आपका सारा कंफ्यूजन ये दूर हो गया है बक कन्वर्टर और चॉपर के बीच का डिफरेंस, चॉपर के बीच का डिफरेंस। स्टेप डाउन चॉपर क्या है, बक कन्वर्टर क्या करोगे आप, उसमें बस फिल्टर लगा दीजिए और फिल्टर लगाने के बाद आपका वो बक कन्वर्टर बन गया। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग सीधे बोल देते हैं चॉपर बक कन्वर्टर एक ही है, लिख दो, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। इसलिए हम लोग पहले आज स्टार्ट करते हैं स्टेप डाउन चॉपर से, यानी कि हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है चॉपर का। और जब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रेटजी, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ चॉपर। क्लियर, चॉपर ऑपरेशन का क्या कंट्रोल स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ चॉपर देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ चॉपर, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ चॉपर यानी चॉपर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। क्लियर, तो चॉपर के ऑपरेशन को देखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पहला स्टेप डाउन चॉपर लेते हैं, स्टेप डाउन चॉपर लेते हैं। और अगर कोई बाय डिफॉल्ट आपको कहे कि चॉपर को एक्सप्लेन करो, सिर्फ चॉपर को एक्सप्लेन करो, तो वो भी बाय डिफॉल्ट चॉपर का मतलब स्टेप डाउन चॉपर हो जाता है। तो हम लोग स्टेप डाउन चॉपर को समझते हैं, स्टेप डाउन चॉपर है क्या। देखिए, चॉपर को एक स्विच से रिप्रेजेंट किया गया है, चॉपर को एक स्विच से रिप्रेजेंट किया गया है। ये यहां पर लोड कनेक्ट किया जा रहा है, दिस इज द लोड, और ये वोल्टेज है हमारा, एक बैटरी लगाया गया है, यानी कि ये VS वोल्ट की जो बैटरी है, इसी को हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पर लोड दिया गया है, इस लोड के अक्रॉस ये VS की वैल्यू चेंज होकर आनी चाहिए, यानी इससे कम वैल्यू आनी चाहिए। यहां पर है प्लस माइनस V0। ये है एक स्विच, ये है एक स्विच, और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिए, इस पार्ट को कहा जाता है चॉपर।
चॉपर क्या है? स्विच है, और यानी स्विच को आप ऑन और ऑफ कीजिए, इससे करंट फ्लो करेगा। इसी पार्ट को कहा जाता है चॉपर, इसी पार्ट को कहा जाता है चॉपर। तो जो चॉपर को बनाने में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया जाता है, चॉपर में जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया जाता है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होता है? वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारा पावर मॉसफेट हो सकता है, पावर मॉसफेट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? पावर बीजेटी हो सकता है, पावर बीजेटी हो सकता है। तीसरा पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी, थारिस्टर, थारिस्टर तो होगा ही होगा, थारिस्टर, आईजीबीटी, आईजीबीटी और जीटीओ, इस तरह के कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं जिससे कि हम लोग इस चॉपर को बना सकते हैं। तो एक सिर्फ और सिर्फ चॉपर इज ऑलवेज शोन बाय स्विच ओनली, इट इज ऑलवेज शोन बाय स्विच ओनली। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं इस स्विच को कैसे ऑपरेट कराया जाता है। इस स्विच को ऑपरेट कराने के लिए देखिए, इफ स्विच इज ऑन, देखिए जब स्विच ऑन रहेगा उसमें सर्किट का कंडीशन क्या होगा? स्विच ऑन रहने का मतलब ये पार्ट यहां से शॉर्ट सर्किट। व्हेन दिस पार्ट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, you will see that a voltage Vs is directly appearing across the load, a voltage Vs is directly appearing across the load, यानी कि V आउटपुट क्या होगा? V आउटपुट विल बी इक्वल टू Vs। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? कोई कंफ्यूजन है तो एक सर्किट को फिर से देख लो। ये मान लो तुम्हारा लोड है, ये प्लस माइनस V नोट क्या होगा? ये Vs के बराबर होगा या नहीं होगा? दिस इज मोड 1, तो स्विच 1 है, इस समय क्या होगा? इस समय आपको क्या मिलेगा? V नोट विल बी इक्वल टू Vs, V नोट विल बी इक्वल टू Vs। क्लियर? अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं, इफ स्विच इज ऑफ। तो जब ये स्विच को आप ऑफ कर दोगे, जब ये स्विच को ऑफ कर दोगे, देन व्हाट विल हैपन टू द आउटपुट वोल्टेज? दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो, दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो, दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो। आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है? ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इसके वोल्टेज का वेवफॉर्म को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग करंट के बारे में समझते हैं। उससे पहले हम लोग करंट के बारे में समझते हैं। करंट के बारे में क्या समझना है? हम लोग देखिए, लोड दो तरह का हो सकता है हमारे पास, तीन तरह का बेसिकली लोड को पढ़ा जाता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और तीसरा RLE लोड। RLE लोड क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अगर आपके पास डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में आप क्या जानते हो? डीसी मोटर में आप जानते हो कि वहां पर बैक ईएमएफ रहता है, इसलिए RLE लोड पढ़ा जाता है। तो अगर ये R लोड है, इफ रेजिस्टिव लोड देयर, अगर रेजिस्टिव लोड है उस केस में क्या होगा? ये रेजिस्टेंस बेचारा बहुत ही भोला भाला होता है। इस रेजिस्टेंस को तुम वोल्टेज दो, करंट कंडक्ट करेगा, वोल्टेज हटा लो, करंट जीरो कर देगा। ये बहुत ही भोला भाला है, ठीक है? इसे कोई मतलब नहीं रहता है आप कब क्या कर रहे हैं इसके साथ। अगर दे दिया आपने वोल्टेज, करंट जीरो, करंट देश कर देगा। इफ आर लोड है, आर लोड के केस में स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, आप देखेंगे जब आप स्विच को ऑन करोगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर देखोगे कि स्विच को ऑन किया आपने, आई नोट विल बी इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। अगर स्विच को ऑफ किया आपने, स्विच को अगर आपने ऑफ किया, आई नोट विल बिकम इक्वल टू जीरो, आई नोट विल बिकम इक्वल टू जीरो। यानी कि जो वेवफॉर्म वोल्टेज का आ रहा है, ठीक उसको R से डिवाइड करिए, वो करंट फॉलो कर रहा है। लेकिन अब देखिए दूसरा पार्ट आ रहा है, RL लोड। देखिए अब RL लोड कितना बदमाश होता है। इसका काम क्या है? ये RL लोड भाई साहब ऐसे लोड है, मान लीजिए सर्किट इनिशियली रिलैक्स्ड है और इंडक्टर की वैल्यू ठीक ठाक है, इंडक्टर की वैल्यू ठीक ठाक है। आपने जैसे ही सप्लाई देना स्टार्ट किया, आपने सप्लाई दिया, स्विच को ऑन किया, ये क्या करेगा? ये कंडक्टर, इंडक्टर का करंट क्या होगा? इस तरह से बढ़ेगा, इंडक्टर का करंट इस तरह से बढ़ेगा। अब जैसे ही आप स्विच को ऑफ कर दोगे, जैसे ही आप स्विच को ऑफ कर दोगे, ये क्या करेगा? ये कहेगा कि हम तो भैया कंडक्ट करेंगे। ये आरएल लोड क्या करेगा? आपने स्विच को सडनली ऑफ कर दिया, सडनली ऑफ स्विच को आपने किया, ये करंट क्या करेगा? इसका करंट तो मानने वाला है नहीं,
ये तो करंट अपना फ्लो कराएगा, तो ये कहीं कहीं आपके सर्किट को डैमेज करे, उससे पहले आप क्या कर लो, उससे पहले आप क्या कर लो कि इसके अक्रॉस एक डायोड इस तरह से लगा दो, इसके अक्रॉस एक डायोड इस तरह से लगा लो रिवर्स डायरेक्शन में। दिस डायोड इज कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस डायोड इज कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड। ये डायोड क्या करेगा, अब जब स्विच ऑफ रहेगा, स्विच जब ऑफ रहेगा तो ये सर्किट तो गया, ये सर्किट नहीं रहा, अब ये करेगा, ये करंट जाएगा इधर से, कहेगा कोई बात नहीं भाई, हम करंट को इधर से फ्लो कराओ, इस तरह से करंट को इस तरह से फ्लो कराता रहेगा, और डायोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, आउटपुट वोल्टेज जीरो, यानी कि V0 आपका जीरो रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, करंट को फ्लो कराते रहेगा। यानी जब वोल्टेज था, करंट बढ़ा, फिर करंट घटा, फिर करंट बढ़ा, इस तरह से करंट घटता बढ़ता रहेगा। क्लियर। अब हम लोग वेवफॉर्म को देख लेते हैं, अब हम लोग वेवफॉर्म को देखते हैं कि इसका वेवफॉर्म कैसा बनता है। क्लियर। अब हम लोग इस वेवफॉर्म को समझते हैं। पहला वेवफॉर्म मैं बना रहा हूं आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज V0 का। ये क्या है, कुछ पीरियड के लिए डायोड ऑन था, आउटपुट वोल्टेज इस तरह से मिल रहा था, जब ऑफ था आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिला, फिर ऑन हुआ आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिला, ऑफ हुआ आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिला, फिर आउटपुट वोल्टेज इस तरह से मिला। ये हमारा टी ऑन, ये हमारा टी ऑफ, टी ऑन, ये हमारा टी ऑफ। क्लियर। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एक टाइम पीरियड आप डिफाइन कर सकते हो टी, टी इज ए टाइम पीरियड, टी ऑन प्लस टी ऑफ, क्योंकि इसके बाद वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है, इसके बाद वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है, ये रहा हमारा टी ऑफ, टाइम पीरियड। अब हम लोग यहीं पर आउटपुट करंट की बात कर लेते हैं, और हम मान लेते हैं सीधे ये RL लोड है, ये हम लोग RL लोड के लिए ले रहे हैं, RL लोड। तो RL लोड क्या करेगा, RL लोड क्या करेगा कि आप देखोगे, देखिए टी ऑन पीरियड है, ये टी ऑफ पीरियड। क्लियर। तो ये देखिए RL लोड क्या करेगा, यहां पर करंट पहले इनिशियली t इक्वल टू 0 पर 0, तो करंट आपको इस तरह से बढ़ना शुरू किया, करंट चलो यहां पर बढ़ा। अब यहीं पर क्या हुआ, आपने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ किया, अब ये फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्ट करेगा, यानी करंट डिक्रीज करना शुरू किया। अब करंट यहां पर इनिशियल वैल्यू, इतने देर में करंट बढ़ के ज्यादा दूर पहुंच गया, फिर अब करंट क्या होगा, इस तरह से डिक्रीज करेगा, कुछ ना कुछ करंट का वेवफॉर्म आपको ऐसा मिलेगा, ये आपको आउटपुट करंट का वेवफॉर्म ऐसा मिलेगा। लेकिन आप कुछ किताब में देखोगे कि आपको करंट का आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह से कुछ दिया हुआ है, आपको जो करंट का आउटपुट देखोगे, ये आउटपुट इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से करंट का आउटपुट दिया रहेगा। इसका कारण क्या है, ये मानकर चलता है कि चॉपर बहुत देर से ऑपरेट कर रहा है, चॉपर बहुत देर से ऑपरेट करेगा, कभी भी इंडक्टर करंट ये जीरो नहीं होगा, कभी भी इंडक्टर करंट ये जीरो नहीं होगा। तो जब ये जीरो नहीं होगा, उस कंडीशन में हमें इंडक्टर करंट को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से कुछ स्टेडी स्टेट कंडीशन में शो कराना पड़ेगा, ये घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्लियर। अब दूसरी बात आपकी रहेगी कि सर अगर ये टाइम पीरियड, ये टी ऑफ पीरियड ज्यादा, टी ऑन कम हो, टी ऑफ ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये लोड रहेगा वो क्या होगा, करंट जीरो भी हो सकता है, करंट जीरो हो सकता है। लेकिन एक बात आप बतलाओ, आपको कोई भी लोड ऑपरेट कराने के लिए दिया गया है, स्पीड कंट्रोल कराने के लिए दिया गया है, आप क्या करोगे, उसका सप्लाई जीरो ऐसा कर दोगे, उसका करंट जीरो कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। आप उस मोटर को बंद नहीं करने जा रहे हो, उस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने जा रहे हो। इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए कि जो चॉपर को आप ऑपरेट करोगे, ये करंट आपका कभी भी जीरो ना हो, ये करंट आपका कभी भी जीरो ना हो। अब हम लोग एक इक्वेशन को डिराइव करते हैं, इक्वेशन को डिराइव करने का मतलब हम लोग V0 का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो V0 का एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ये डीसी का टर्म है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटू वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है इंटू dt फ्रॉम 0 टू t। अब आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड, आप देख रहे हो कि 0 से t ऑन, 0 से t ऑन इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, V0 है, V0 यानी V0 की वैल्यू क्या है, Vs, V0 इज इक्वल टू Vs। आप लिखोगे Vs इंटू dt प्लस t ऑन से t,
टी ऑन से टी तक इसकी वैल्यू क्या है, टी ऑन से टी तक ये टोटल टाइम पीरियड टी है, ये 0 इंटू डी टी, यानी आप यहां से क्या मिलेगा, ये आपको मिल रहा है Vs इंटू टी ऑन अपॉन टी। Vs इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू Vs इंटू टी ऑन अपॉन टी। तो जब ये Vs इंटू टी ऑन अपॉन टी मिला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Vs इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड क्या है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये रहा हमारा वी नोट, दिस इज आवर वी नोट, इट इज इक्वल टू Vs इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। क्लियर? तो ये रहा हमारा आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन। अब आप लोग इसी को देखोगे, लिखा हुआ मिलेगा आपको वी नोट इज इक्वल टू अल्फा इंटू Vs, वी नोट इज इक्वल टू अल्फा इंटू Vs। तो भाई अल्फा क्या है, अल्फा को कहा जाता है ड्यूटी साइकिल या ड्यूटी रेशियो। अल्फा क्या है, ड्यूटी रेशियो। अल्फा क्या है, अल्फा इज कॉल्ड ड्यूटी रेशियो, अल्फा इज कॉल्ड ड्यूटी रेशियो। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, टी ऑन डिवाइडेड बाय टी, या फिर टी ऑन डिवाइडेड बाय टी प्लस टी ऑफ, और इट इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन चॉपर, इट इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर के लिए अल्फा लेस देन 1 होता है। क्लियर? तो अब देखिए हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है, ए क्वेश्चन इज गिवन Vs इक्वल टू 200 वोल्ट, अल्फा इज इक्वल टू 0.5, व्हाट विल बी देयर वी नोट, वी नोट विल बी इक्वल टू अल्फा Vs, so it will be equal to 0.5 into 200, that means 100 volt. Somebody is giving you alpha equal to 0.25, then V naught will be equal to how much, it will be equal to 50 volt, it will be equal to 50 volt. Clear? तो ये रहा हमारा कहीं कहीं, ये रहा इक्वेशन, ये रहा हमारा सारा इक्वेशंस जो स्टेप डाउन चॉपर का इक्वेशन है। क्लियर? तो यहां से हम स्टेप डाउन चॉपर को समझ चुके हैं। अब हमें दूसरा पार्ट डिस्कस करना है, कंट्रोल स्ट्रेटजी, यानी कि इस चॉपर को कंट्रोल कैसे करें। इस चॉपर का हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसी को कंट्रोल करना, यानी आउटपुट वोल्टेज में वेरी होता रहे। आउटपुट वोल्टेज वेरी होने का मतलब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज वेरी होने का मतलब हमें अल्फा को वेरी करना पड़ेगा। इस अल्फा जो हमें ड्यूटी रेशियो लिखे हैं, ये ड्यूटी रेशियो क्या होगा, ये ड्यूटी रेशियो हमको वेरी करना पड़ेगा। अब ये ड्यूटी रेशियो वेरी कैसे होगा, ये ड्यूटी रेशियो वेरी करने के लिए कुछ कंट्रोल स्ट्रेटजी हमें अपनाना पड़ेगा। तो हम लोग उसी कंट्रोल स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं, जिससे कि इस ड्यूटी रेशियो को चेंज कर सकें, ड्यूटी रेशियो को हम लोग वेरी कर सकें। टू वेरी अल्फा वी नीड सम कंट्रोल स्ट्रेटजीज, वी नीड सम कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो हम लोगों को कंट्रोल स्ट्रेटजी किस तरह का मिल रहा है, कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो हमें दो तरह का कंट्रोल स्ट्रेटजी यहां पर मिल रहा है। पहला मिल रहा है, अब देखिए जो हमारे पास टाइम पीरियड टी आया था, ये टाइम पीरियड जो हमारे पास टी आया था, इस टाइम पीरियड टी के जगह फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्या होगा 1/t। आपने जो लिखा था वी नोट इक्वल टू अल्फा Vs या फिर Vs इंटू टी ऑन बाई टी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा f, 1/t को f लिखिए, f इंटू टी ऑन इंटू Vs। दिस f इज कॉल्ड चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, दिस f इज कॉल्ड चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, दिस f इज कॉल्ड चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो कंट्रोल स्ट्रेटजी है, दो कंट्रोल स्ट्रेटजी है। पहला है हमारे पास टाइम रेशियो कंट्रोल, टाइम रेशियो कंट्रोल, और दूसरा है हमारे पास करंट लिमिट कंट्रोल, करंट लिमिट कंट्रोल। दूसरा हमारे पास करंट लिमिट कंट्रोल। हम लोग पहले समझते हैं टाइम रेशियो कंट्रोल को, पहले हम लोग समझते हैं टाइम रेशियो कंट्रोल को। तो भाई टाइम रेशियो कंट्रोल क्या है, टाइम रेशियो कंट्रोल का मतलब है डायरेक्टली आप अल्फा को कंट्रोल करते हैं, टी ऑन डिवाइडेड बाय टी, टी ऑन डिवाइडेड बाय टी।
अब देखिए यहां पर दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीके से कंट्रोल करने का मतलब या एफ इंटू टीओन भी लिख सकते हो, एफ इंटू टीओन भी लिख सकते हो। पहला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। पहले पार्ट में फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के टीओन को चेंज कर दे, काम हो जाएगा। क्लियर। दूसरे पार्ट में इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर देंगे, टीओन को कांस्टेंट रखेंगे, काम चल जाएगा। क्लियर। तो हम लोग दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं, यानी यहां पर भी हमारे पास दो टेक्निक्स होगा। पहला होगा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और दूसरा होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को समझते हैं। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक एफ इज कांस्टेंट, व्हाट डू यू वेरी, टीओन इज वेरीड। तो टीओन को वेरी करेंगे तो कैसे क्या चेंजेस होता है उसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। एक ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए हमारे पास पहले जो वेवफॉर्म आया था ये कुछ टीओन था, ये रहा हमारा पहले हमें ग्राफ आया था, ये था हमारा टोटल टाइम पीरियड टी, ये था हमारा पार्ट टीओन। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब बतलाया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज मत कीजिए, यानी टाइम पीरियड यही रहेगा, आप टीओन को चेंज कर दो। यानी कि हम टीओन को कहीं कहीं यहां तक मैनेज करके ले आए, ये हमारा ऑफ रहेगा। फिर इस पॉइंट पर टीओन को ऑन कर दिए, ये हमारा ऑफ रहेगा। इस पार्ट पे टीओन को ऑन कर दिए, ये हमारा इस तरह से चल रहा। यानी हमने क्या किया, टी को कांस्टेंट रखा और टीओन हमारा चेंज कर दिया आपने। तो जब टीओन हमने चेंज किया, तो जब हमने इस टीओन को चेंज किया, आप यहां पर देख सकते हैं क्या क्या आपने इस पल्स के फॉर्म में, अगर इसको आप देख रहे हो, एक पल्स के फॉर्म में देख रहे हो, यू आर चेंजिंग द विड्थ ऑफ द पल्स, इसलिए इस टेक्निक को का दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां से क्या होता है, अल्फा इक्वल टू टीओन डिवाइडेड बाय टी। तो यहां से अल्फा क्या होता है, चेंज होता है, अल्फा वेरी कर सकते हैं। तो इस जो हमारे पास ये टेक्निक है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड पीडब्ल्यूएम टेक्निक। ये आगे बहुत आपको पढ़ने को मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट कर रहा है, इसलिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक इसका नाम है। अब हम लोग दूसरा समझते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। दूसरा हम लोग देखते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम लोग अल्फा को चेंज करते हैं। दूसरा पार्ट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो जो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीओन फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, और फिक्स किसको करते हैं, फिक्स आइदर टीओन और टी ऑफ में किसी एक को फिक्स कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी को वेरी कर देते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, वेरी कर देते हैं। तो देखिए इस फ्रीक्वेंसी को कैसे वेरी हम लोग करेंगे, देखिए टीओन हमने फिक्स कर दिया, ये टीओन हमारा फिक्स है, हमने पहले टीओन को फिक्स कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी को हम वेरी इस तरह से करेंगे, चलो यहां तक हमने ऑफ पीरियड बना दिया, यहां पर आए फिर से थोड़ा सा पल्स दे दिए, ऑन फिर ऑफ। यानी आपने क्या देखा, हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज कर चुका है, टीओन सेम है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर चुका है।
इससे आप क्या देख रहे हो, इससे आप देख रहे हो अल्फा चेंज हुआ, क्योंकि पहले मान लो टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड 2 माइक्रोसेकंड था, टी ऑन 1 माइक्रोसेकंड था, अल्फा 0.5 था। अब टाइम पीरियड एग्जैक्टली डबल हो चुका है, टाइम पीरियड डबल हो गया तो अल्फा क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट मींस 0.25। तो यहां से आपने टी ऑन को फिक्स रखा और टी ऑफ को चेंज किया, यहां से आपने कर दिया। क्लियर। दूसरा स्ट्रेटजी क्या कहता है, दूसरा स्ट्रेटजी इसमें कहता है कि टी ऑफ को फिक्स करो। तो टी ऑफ को फिक्स करने का मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरह से वेवफॉर्म था, ये देखिए वेवफॉर्म कुछ इस तरह से हमें दिया गया था, ये था आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, ये हमारा टी ऑफ है। दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है, आप टी ऑफ को फिक्स रखिए। हमने टी ऑफ को फिक्स कर दिया और कह रहा है टी ऑन को बढ़ाओ, टी ऑन को बढ़ा दिया, फिर मैंने टी ऑफ को फिक्स किया, फिर हमने टी ऑन को बढ़ा दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं कि ये हमारा टाइम पीरियड आ रहा है टी, यानी कि हमारा टाइम पीरियड क्या हो रहा है, हमारा टाइम पीरियड चेंज करता जा रहा है। पहले टाइम पीरियड यहां था, ये एक साइकिल था, अब टाइम पीरियड यहां हुआ, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो दिस इज द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक, दिस इज द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और दूसरा पहला हमने देख लिया पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो अब इसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग करंट लिमिट कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दीजिए अगला, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग इज योर। चलिए इस पार्ट को भी अब मिटा दें या रहने देते हैं। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का क्या डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग समझते हैं। इसका टोटल 3 डिसएडवांटेज है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का। पहला डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है, पहला डिसएडवांटेज बोल रहा है कि जो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे, तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एफ को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसको कहां तक चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन आएगा, ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन आएगा चॉपिंग फ्रीक्वेंसी का। जब वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन आएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो फिल्टर को हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि आपको फिल्टर को तो डिजाइन करना ही है, चॉपर में फिल्टर डिजाइन को करना है, तो फिल्टर डिजाइन बिकम्स डिफिकल्ट, यानी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे उतना ज्यादा फिल्टर डिजाइन डिफिकल्ट होगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी को तो आप बदल ही रहे हो, कहां तक, वाइड रेंज वेरी कर रहे हैं, यू आर वेरिंग द फ्रीक्वेंसी इन वेरी वाइड रेंज। तो व्हेन यू आर वेरिंग द फ्रीक्वेंसी इन वाइड रेंज, सो व्हाट विल हैपन, इट मे, सो देयर मे बी चांस ऑफ इंटरफेरेंस विथ सिग्नलिंग एंड टेलीफोन लाइंस। इसके कारण क्या होगा, there may be chance of interference with signaling and telephone lines, ये यहां पर इसके साथ इंटरफेयरिंग हो सकता है। तीसरा पार्ट है, अगर हमारे पास f की वैल्यू अगर हम देखें, अगर हमारे पास f बहुत ही कम है, इफ f इज वेरी लेस, तो अगर f बहुत ही कम है, इस केस में क्या होगा, इस केस में टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब आप देख सकते हैं कि टी ऑफ, अगर इस तरह का आपने वेरिएशन किया है, इस तरह का आपने वेरिएशन किया है, तो टी ऑफ आपका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखिए, तो टी ऑफ आपका ज्यादा हो जाएगा। जब ये टी ऑफ ज्यादा हो गया, इसके कारण क्या हो सकता है कि भाई जो लोड करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा था, ये लोड करंट जीरो हो जाए, बीच में लोड करंट ही बीच में जीरो हो जाए। दैट मीन्स इट मे लीड टू
discontinuous conduction. It may lead to discontinuous conduction. Discontinuous conduction. ये हमारा डिफरेंट डिसएडवांटेजेस है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का जब इतना सारा डिसएडवांटेज है तो हम क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है और उसी को हम लोग ज्यादा यूज करें तो अच्छा रहेगा। अब जो एक डिसएडवांटेज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का भी है, पीडब्ल्यूएम का एक डिसएडवांटेज क्या है? एक ही डिसएडवांटेज है, बस इसको आप देख लीजिए। ये डिसएडवांटेज क्या है? ये डिसएडवांटेज बता रहा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक में कि अल्फा को बहुत कम अगर करना चाहें, अल्फा को बहुत कम करना चाहें, भाई फ्रीक्वेंसी तो आपका कांस्टेंट है, आप क्या करोगे? अल्फा को कम करने के लिए टीओन को ही कम करना पड़ेगा, टीओन को ही कम करना पड़ेगा टू रिड्यूस अल्फा टू ए लो वैल्यू, टीओन विल बी नियरली जीरो, टीओन विल बी नियरली जीरो। तो टाइम पीरियड जो टीओन है हमारा, जो जिस टाइम के लिए ऑन कर रहे हैं, ये हमारा नियरली जीरो होगा। क्लियर? तो ये जब नियरली जीरो होगा तो ये आपका संभव ही नहीं हो पाएगा कि आप बहुत ही कम देर के लिए टाइम टीओन को ऑन करिए, बहुत ही कम देर के लिए आप स्विच को ऑन करिए, वो संभव नहीं होगा क्योंकि स्विच को थोड़ा देर के लिए आपको ऑन करना पड़ेगा तभी सप्लाई जाएगा। तो यानी इस केस में आप क्या कह सकते हो? नियरली जीरो, यानी आप कह सकते हैं कि हेंस लो अल्फा इज नॉट पॉसिबल, लो वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं? इसलिए लेकिन फिर भी हम लोग पीडब्ल्यूएम टेक्निक को ही सबसे अधिक यूज करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम में हमने देख लिया हमारे पास इतनी सारी समस्याएं थी, तीन डिसएडवांटेज था, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। आपको अगर कोई कहेगा कौन सा टेक्निक यूज करोगे, आप बतला देना कि हम पीडब्ल्यूएम टेक्निक यूज करेंगे। अब दूसरा है करंट कंट्रोल स्ट्रेटजी, करंट कंट्रोल स्ट्रेटजी दूसरा है हमारा करंट कंट्रोल टेक्निक। कंट्रोल स्ट्रेटजी, ये करंट कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या बतलाता है? करंट कंट्रोल स्ट्रेटजी सिंपली आपको बतला रहा है कि आपके पास आरएल लोड है, आपके पास आरएल लोड है, आप लोड करंट की सीधे बात करो आई नोट। ये कह रहा है कि लोड करंट की एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स कर दो। ये आई नोट मैक्स है, आई नोट मैक्स है, ये हमारा आई नोट मीन है। ये कह रहा है कि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स कर दो, जैसे ही अपर लिमिट पहुंचा बंद कर दो, लोअर लिमिट पहुंचा स्विच ऑन कर दो, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। इस तरह से क्या होगा? यानी कि ये हमारा ऑन रहा टी ऑन और ये हमारा क्या रहा? टी ऑफ रहा पीरियड। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं यहां से यहां में वेवफॉर्म मिला, यहां से यहां वेवफॉर्म नहीं मिला, सिमिलरली यहां मिला, यहां नहीं मिला, इस तरह से हमारा वेवफॉर्म बनेगा। तो यानी आप क्या कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? आई नोट को यू आर कंट्रोलिंग आई नोट बिटवीन आई नोट मैक्स एंड आई नोट मीन, आई नोट मीन, आई नोट मीन और आई नोट मैक्स के बीच में आप कंट्रोल कर रहे हो। और इसको कंट्रोल करके आप क्या करोगे? सीधे आप यहां पर क्या करोगे कि टाइम पीरियड को कंट्रोल कर सकते हो। अल्फा कैन बी कंट्रोल, अल्फा कैन बी कंट्रोल। क्लियर? तो आप लिख लीजिए इन दिस टेक्निक, इन करंट कंट्रोल स्ट्रेटजी, इन करंट कंट्रोल स्ट्रेटजी द करंट आई नोट is the current I naught have two limits, current I naught have two limits, I naught max and I naught mean, I naught max and I naught mean. When the current reaches to I naught max, when the current reaches to I naught max, then switch is turned
off, then the switch is turned off, and when I naught reaches I naught mean, when I naught reaches the lower limit I naught mean, then the switch is turned on. Then the switch is turned on. Clear? Then the switch is turned on. Clear? तो इससे हम लोग hence alpha can be controlled. Hence alpha can be controlled. Clear? लेकिन अब इस तरह से जो आप कंट्रोल स्ट्रेटजी यूज करोगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा भाई? कौन ऐसा है जो इस स्विच को बतलाएगा? इस स्विच को बतलाएगा आई नोट के बारे में। इस स्विच को आई नोट के बारे में कौन बतलाएगा? इसके लिए आपको फीडबैक लूप लेना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को फीडबैक लूप लेना पड़ेगा। करंट सेंसर्स होगा जो कि आपको बार बार बतलाता रहेगा कि भाई हम कम हो गए तुम ऑन हो जाओ, कम ज्यादा हो गए तुम ऑफ हो जाओ। तो इसलिए क्या होगा? इट रिक्वायर्स फीडबैक लूप, hence its triggering circuit, and hence its triggering circuit is complex. तो ट्रिगरिंग सर्किट इसका भी क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जब भाई इसका भी ट्रिगरिंग सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसे भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग इसको भी यूज करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए क्या लिखेंगे? हेंस PWM टेक्निक is widely used. Hence PWM टेक्निक is widely used. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि PWM टेक्निक को ही ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि आपने सारे डिसएडवांटेज देख लिए बाकी सारे टेक्निक्स के डिसएडवांटेज देख लिए। क्योंकि कोई करंट की जानकारी कौन देगा? सेंसर लगाना पड़ेगा, फिर फीडबैक, आप कंट्रोल सिस्टम जाइए वहां अप्लाई करिए फीडबैक लूप, तभी जाकर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको डिफरेंट ट्रिगर सर्किट्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए ये डिफिकल्ट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ चॉपर्स। तो अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग स्टेप अप चॉपर डिस्कस करेंगे और फिर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर में कैसे चेंज किया जाता है, यानी उसके लिए क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं। क्लियर?